तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम कंपेयर करने वाले हैं Oppo के नए Find X9 Pro को Vivo के नए कैमरा फोन से X300 Pro से कंपैरिजन। और ये वीडियो भाई हम लॉन्च से पहले ला रहे हैं बिकॉज आप लोगों ने डिमांड करी थी। अब यहाँ पर हमारे पास Oppo का जो फोन है इंडियन यूनिट है, लेकिन जो Vivo का फोन है ये चाइनीज यूनिट है। तो इंडियन यूनिट आएगी उसका हम अलग से कंपैरिजन ले आएंगे। बट इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज तो श्योर हूं मैं कि आपका क्लियर हो जाएगा डाउट कि आपको कौन सा फोन लेना है। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत पैसा और बहुत मेहनत लगी है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोडक्ट टैग कर दिए। आप एक क्लिक में जाकर बाय करके वहां से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को हाई भी कर सकते हो, वहां से रीच बढ़ जाएगी। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को हमने सिंपल करने के लिए ना इसको थोड़ा कैटेगराइज करा है, जहां पर एक तो Vivo के अच्छे पॉइंट्स हैं और एक Oppo के अच्छे पॉइंट्स हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं उस पॉइंट की बात करेंगे जहां पर दोनों फोन इक्वल हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैमरास की, क्योंकि दोनों ही ब्रांड ने काफी तगड़ा काम करा है। दोनों फोन सेम स्पेक्स शेयर करते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बस Oppo के पास फर्क ये है कि यहाँ पर 23 mm का लेंस मिलता है, Vivo के पास 24 mm का। तो Oppo के पास फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी दोनों के पास एग्जैक्ट सेम है, 50 मेगापिक्सल का। अब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली इन दोनों फोन के फ्रंट कैमरे से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई है दोनों फोनों ने। बट यहाँ पर भाई जो Oppo है ना, इसके कलर्स मुझे अभी अच्छे लग रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो Vivo का फ़ोन है हमारे पास चाइनीज़ यूनिट है, इंडियन यूनिट आएगी उसके साथ भी कंपेरिजन ले आएंगे। बट अभी मुझे जानना था कि भाई कैमराज एक्चुअली किसके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन में दोनों फोनों ने काफ़ी अच्छा काम करा है। Vivo से मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन उन्होंने नेक्स्ट लेवल कर दिया इसमें भी। तो अभी के टाइम पर जो वीडियो क्वालिटी है दोनों की काफी ज्यादा टक्कर दे रही है एक दूसरे को, लेकिन Oppo के अंदर शार्पनेस ज्यादा अच्छी मिलती है। और इसकी पता है एडवांटेज क्या मिलती है, जब आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करोगे वहां पर Oppo के पास फिर डिटेल्स अच्छी है। हालांकि एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट वीडियो मोड में दोनों के पास इक्वल मिलता है। इसके अलावा बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं आपको नाम ना बताऊं ना, ये कहूंगी बता किसकी है, Oppo की Vivo की, तो आप कहोगे भाई दोनों एक ही फोन से शूटेड हैं, क्योंकि कलर्स वगैरह दोनों ऑलमोस्ट सेम शेयर करते हैं। लेकिन Vivo के पास एडवांटेज आती है कि आप 10x जूम करके भी इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग में, और इसका ये फर्क मिलता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर एज डिटेक्शन इस बार दोनों का सेम है बैक कैमरे में, उसमें मेरे को फर्क नहीं मिला। लेकिन जहां पर फर्क आता है वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस। लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के अंदर जो कलर्स हैं, मुझे बैकग्राउंड देखो आप, जो लाइट है वो Oppo की ज्यादा अच्छी लगी है एज कंपेयर टू Vivo। तो यहाँ पर Oppo इस चीज में एक एडवांटेज ले जा रहा है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी लो लाइट के अंदर Oppo स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ डिटेल्स। यहाँ पर जैसे डे लाइट कंडीशन के अंदर मिला था, इसी तरीके से लो लाइट में भी है। अब वीडियो की तो बात हो गई, लेकिन फोटोज की बात करी जाए तो यहाँ पर फर्क आएगा स्किन टोन में, जो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। Oppo हल्का सा वार्म टोन उठाता है, Vivo काफी कूल टोन उठाता है। अब यहाँ पर इसके अलावा जो फर्क आता है वो इनके मोड्स में भी है। जैसे Oppo के पास 47 mm मिलता है तो Vivo के पास 50 mm लेंस है। इस तरीके से हर एक लेंस में डिफरेंस ये मिलेगा। लेकिन Vivo ना ज्यादा जूम करके फोटो क्लिक कर सकता है, ये भी एक Vivo के पास एडवांटेज आती है। और Vivo के पास प्लस एक एडवांटेज ये है कि इसका अल्ट्रा वाइड ज्यादा अच्छी तरीके से डायनेमिक रेंज शो करता है एज कंपेयर टू Oppo। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन के अंदर Oppo भाई किल कर रहा है Vivo को, इतना तो है। एंड यहाँ पर हमने लो लाइट में ही फोटो क्लिक करी, जहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि Vivo के पास कम डिटेल्स हैं भाई, लेकिन Vivo का एज डिटेक्शन Oppo से स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने दोनों को 50-50 रखा। बाकी अगर आप जूम करके फोटो क्लिक करोगे लो लाइट के अंदर तो वहां पर Vivo स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डे लाइट के अंदर अगर आप मैक्सिमम जूम करके 100x से फोटो क्लिक करोगे तो वहां पर Oppo काफी ज्यादा क्रिस्प फोटो क्लिक करता है। तो ये एक सिनेरियो बेस्ड रिजल्ट है। इसके अलावा यहाँ पर मैक्रो मोड दोनों का ही काफी ज्यादा लाजवाब परफॉर्म करता है। एंड यहाँ पर अगर फ्रंट कैमरे की फोटोज की बात करें तो वहां मैं भी वर्डिक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि Vivo की हमारे पास चाइनीज यूनिट है, तो ये भी अच्छी तरीके से लाइट कंट्रोल नहीं कर रही है। तो जब इंडियन यूनिट आएगी फ्रंट कैमरे पर हम जब बात करेंगे। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि Oppo ने स्किन टोन, डिटेल्स और एज डिटेक्शन हद से ज्यादा इंप्रूव कर दिया इस साल। तो ये तो बात हो गई कैमरास की, जहां पर आप लोगों को देखकर बताना पड़ेगा कि आपको किसके कलर अच्छे लग रहे हैं। बट एक चीज काफी कमाल की है कि दोनों ही ब्रांडों ने वीडियो रिकॉर्डिंग में इस बार काफी तगड़ा काम करा है। अब बात करते हैं उन पॉइंट की जहां पर Vivo तगड़ा है, वो है भाई परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस दोनों के पास इक्वल मिलती है देखा जाए ऑन पेपर, क्योंकि MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर है, 3 nm पर बिल्ड है, दोनों के पास LPDDR5X रैम है। बट यहाँ पर थोड़ा रोम में डिफरेंस आ जाता है, मतलब स्टोरेज टाइप में। जो अपना Oppo है इसके पास UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है, Vivo के पास भी सेम स्टोरेज है, लेकिन Vivo में डुअल UFS 4.1 स्टोरेज है। अब बेसिकली से हम ऐसे समझते हैं जैसे हम कंप्यूटर के अंदर 2 रैम लगा देते हैं लोड डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर भी 2 ही स्टोरेज यूज करी गई है, 128 128 GB
GB की, अगर आप 256 GB वेरिएंट बाय करोगे। अब उससे क्या होगा, लोड डिवाइड हो जाएगा और जब हम हैवी टास्क करके फोन को चलाएंगे तो वहां पर जिटर्स वगैरह कम मिलेंगे। और ऐसा हमें मिला भी, जब हमने सारे टेस्ट रन करके दोनों फोनों को चलाया था, वहां पर ओप्पो के अंदर हल्के फुल्के जिटर्स मिल रहे थे, लेकिन वीवो काफी स्मूथ परफॉर्म कर रहा था। अब हमने कौन से टेस्ट रन कराए जिसके बाद ऐसा हुआ, उस पर चलते हैं। तो वो था सबसे पहले N22 भाई। वहां पर हमने देखा कि जो ब्राइटनेस थी उस मामले में ओप्पो स्लाइटली बेटर था। वीवो का मैंने पहले बताया था कि X300 Pro की ब्राइटनेस टेस्टिंग के टाइम पर X200 Pro से भी हल्की सी कम है, और ये चीज हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिली। बट जब स्कोर निकल कर आया तो वीवो का स्कोर काफी ज्यादा अच्छा था ओप्पो के कंपैरिजन में। बाकी बॉडी टेम्परेचर दोनों फोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था। और इसके बाद हमने 3D मार्क टेस्ट रन कराया दोनों फोनों को ठंडा करके, और ये 20 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट था, वो भी 4K वाला। अब यहाँ पर भी हमने देखा कि ओप्पो अगेन थोड़ा ज्यादा ब्राइट था एंड में, लेकिन जब स्कोर निकल कर आया तो लिटरली ये चीज आप यहाँ पर तसल्ली से देखना कि वीवो की जो स्टेबिलिटी थी, फ्रेम्स थे, कंसिस्टेंसी थी, वो काफी ज्यादा इंसेन थी ओप्पो के कंपैरिजन में। हालांकि अगेन जो हीट कंट्रोल है, हीट मैनेजमेंट है, वो दोनों फोनों का एग्जैक्ट सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से वीवो को ऑप्टिमाइज करके लाएंगे तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। अब यहाँ पर इस तरीके से ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, तो देखो हमने सबसे पहले गेमिंग करी है। यहाँ पर BGMI खेलोगे तो अभी ओप्पो का फोन के अंदर 120 FPS की सेटिंग मिलती है, वीवो के चाइनीज यूनिट है तो 60 FPS मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सेटिंग्स में अभी ओप्पो एडवांटेज ले जा रहा है, एंड यहाँ पर खेलने में भी उसी तरीके से एडवांटेज है। लेकिन जैसी CARX स्ट्रीट या जेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम प्ले करा मैंने, तो उस टाइम पे मैंने फील करा कि भाई वीवो ना जाने क्यों थोड़ा ज्यादा अच्छे से कंसिस्टेंट फ्रेम्स को हैंडल कर पा रहा है। हालांकि दोनों के अंदर ही जो गेम सेटिंग्स मिलती है वो 60 FPS की मिलती हैं, बट फिर भी यहाँ पर वीवो की जो कंसिस्टेंसी है भाई हैवी टास्क करते हुए, वो ज्यादा अच्छी मिलती है। यहाँ पर फ्रेम स्किप वगैरह बिल्कुल नहीं मिलते। ओप्पो के अंदर माइनर से जिटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वीवो डेफिनेटली काफी तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन के साथ आने वाला है दोस्तों, तो वेट करेंगे हम उसके लिए। और इंडिया के अंदर 120 FPS में BGMI में डेफिनेटली मिलने वाला है। अब भाई OnePlus जैसे फोन 165 FPS दे रहे हैं, तो वीवो तो 120 FPS डेफिनेटली देगा। नेक्स्ट चीज जो वीवो की काफी अच्छी है वो डिस्प्ले है। अब यहाँ पर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देखोगे दोनों फोन की एग्जैक्ट सेम मिलती है। 6.8 इंच का LTPO AMOLED पैनल है, ऑलमोस्ट सेम रेजोल्यूशन के साथ, दोनों ही 1 बिलियन कलर शो कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है। लो लाइट में फोन यूज करते दोनों में ही बराबर ही आंख प्रोटेक्ट होने वाली है। बट यहाँ पर जो वीवो है इसके पास 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, ओप्पो के पास 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब जैसे मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस के टाइम पर भाई ओप्पो ब्राइट है, बट यहाँ पर सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है जब आप दोनों के अंदर साइड बाय साइड कंटेंट देखोगे, वो भी HDR के अंदर। यहाँ पर भाई जो वीवो की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है HDR कंटेंट के टाइम पर, इसके अंदर कलर्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं ओप्पो के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी जो कलर कैलिब्रेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है और आई प्लीजिंग कलर शो कर सकती है। तो यहाँ पर भाई HDR कंटेंट स्ट्रीम के मामले में वीवो काफी ज्यादा बढ़िया है। बट यहाँ पर जैसे आप आउटडोर विजिबिलिटी देखोगे, तो मैंने यहाँ पर देखा पहले जब मैं आउटडोर फोन ले गया था कि दोनों फोन इक्वल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ओप्पो ने काफी जल्दी से अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करी एंड उस सिनेरियो के अंदर वीवो ज्यादा ब्राइट था। और अगर आप नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो वहां पर दोनों की कलर कैलिब्रेशन से लेकर ब्राइटनेस एग्जैक्ट सेम मिलती है। और दोनों के पास एक चीज और सेम है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की सेम है और दोनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस बार। बट यहाँ पर ओप्पो के पास जो एडवांटेज है वो है बेजल्स की। इसके बेजल्स थोड़े से कम मिलते हैं वीवो के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोनों के हैप्टिक्स काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, मतलब दोनों के पास सॉलिड हैप्टिक्स है, इंटीग्रेशन भी दोनों में काफी जगह मिलती है। तो वहां पर इस बार दोनों बराबर हो गए हैं। बट स्पीकर्स के मामले में वीवो ज्यादा लाउड है, तो ओप्पो के पास आपको एक वेल ट्यून्ड स्पीकर्स मिलते हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं वो आप यहां सुन सकते हो। तो ये तो वो पॉइंट है जहां पर वीवो बेटर था, लेकिन अब जहां पर ओप्पो बेटर है वो पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं दिखने से, मतलब लुक से और इन हैंड फील से। यहां पर भाई अगर आप दोनों फोनों को देखोगे तो ओप्पो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग डिजाइन के साथ मिलता है, जैसे इनकी रीनो सीरीज आती थी या OnePlus का 13S आया वैसा ही इसका लुक मिलता है। और ये वीवो के कंपैरिजन में ज्यादा प्रैक्टिकल भी मुझे लगा, क्योंकि वीवो के पास जो बैक में कैमरा मॉड्यूल मिलता है, इसका जो सरफेस एरिया काफी ज्यादा, इस पर स्क्रैच इजीली लग जाती है। तो यहाँ पर हमें लेंस प्रोटेक्टर वगैरह लगाकर रखना पड़ता है, नहीं तो मोटा सा केस। लेकिन वहीं पर जो ओप्पो का फोन है इसका लेंस काफी ज्यादा कम एरिया के अंदर है, जिसकी वजह से स्क्रैच लगने के चांसेस काफी कम मिलते हैं। बाकी यहाँ पर फ्रंट में जो प्रोटेक्शन है वो भी ओप्पो के पास विक्टस 2 की मिलती है। वीवो में सिर्फ इतना पता है कि आर्मर ग्लास है। अब किस कंपनी का आर्मर ग्लास है ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि दोनों के पास एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है साइड का, और दोनों के पास ही बैक में ग्लास दिया है। लेकिन कौन सा ग्लास है दोनों ही ब्रांड ने नहीं बताया। तो यहाँ पर हमें मस्त चूना लगाया जा रहा है दोस्तों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
अब यहाँ पर इन हैंड फील की बात करी जाए तो भाई दोनों की इन हैंड फील काफी प्रीमियम है, बट जो वीवो का फोन है इसमें बड़ा कैमरा मॉड्यूल है जिसकी वजह से ऊपर से झुकता है जब आप फोन यूज करोगे। लेकिन वहीं पर ओप्पो का फोन काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग फील देता है, एक प्रीमियम फील के साथ साथ इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा प्रीमियमली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, तो इस मामले में मुझे ओप्पो ज्यादा बढ़िया लगा। इसके अलावा बिल्ड में दोनों ने इस बार एप्पल की तरह एक्शन बटन दिया है, यहाँ पर इन्होंने इसका नाम रखा है शॉर्टकट की, जो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ मिल जाएगी और दोनों का इंटरफेस देखोगे एग्जैक्ट बाय एप्पल से कॉपी पेस्ट लगता है। बट यहाँ पर वीवो का फोन एक चीज में एडवांस लेवल पर है कि आप इसे दो तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, असाइन कर सकते हो बेसिकली, लॉन्ग होल्ड के लिए अलग टास्क के लिए, डबल टैप में अलग टास्क के लिए, तो ये थोड़ा एडवांस बन जाता है। वहीं पर ओप्पो के पास एक और हार्डवेयर बेस्ड एडवांटेज मिलती है, वो है कैमरा कैप्चर बटन। ये एप्पल से भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, इसकी स्मूथनेस काफी बढ़िया और ये फ्रेम से बिल्कुल मिला हुआ है, पता ही नहीं लगता। जैसे एप्पल के अंदर तो हल्का सा कटआउट फील भी होता है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता और इसकी स्मूथनेस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। एंड ये लास्ट टाइम की फाइंड सीरीज के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, तो यहाँ पर मेरे को ये ज्यादा बढ़िया चीज लगी। वैसे दोनों ही फोन IP68 और 69 रेटेड हैं और दोनों की राइट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर्स मिल जाता है, ऑन ऑफ बटन दिया गया है, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है, तो यहाँ पर इस मामले में ओप्पो मेरे को ज्यादा सॉलिड लगा। अब दूसरी चीज जहां पर ओप्पो सॉलिड है वो है बैटरी। इसकी अगर बैटरी कैपेसिटी देखोगे तो 7500 mAh की मिलती है, वीवो के अंदर 6510 mAh की बैटरी है। अब देखो यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है सीधे तौर पर ओप्पो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर अगर चार्जिंग देखोगे तो ओप्पो के पास 80 वोट की मिलती है, वीवो के पास 90 वोट की मिलती है, और वायरलेस चार्जिंग के पास ओप्पो के पास 50 वोट की मिलती है एंड वीवो के पास 40 वोट की मिलती है। तो चार्जिंग स्पीड को मैं लगभग बराबर रखूंगा, बट यहाँ पर जो अपनी बैटरी कैपेसिटी और ऑप्टिमाइजेशन है वो ओप्पो की ज्यादा सॉलिड है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैटरी बैकअप भी मुझे ओप्पो का ज्यादा अच्छा मिला है जितना भी मैंने यूज करा है उस सिनेरियो के अंदर वीवो के कंपैरिजन में। तो इस मामले में भाई ओप्पो का फोन ज्यादा अच्छा है, प्लस इसके पास ब्लूटूथ 6.0 की कनेक्टिविटी मिलती है और वीवो के पास ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी मिलती है, तो इस मामले में भाई ओप्पो अपना ज्यादा सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पर इस बार देखा जाए तो दोनों ही फोनों के पास 50-50 पॉइंट है। यहाँ पर टोटली चीज आप पर डिपेंड करेगी कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से क्या चीज आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना और आप बताना कि आप दोनों में से कौन सा फोन लेने वाले हो। वैसे इसका एक और हम डिटेल कंपैरिजन लाएंगे जिसके अंदर हम AI वगैरह सब चीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम उसे इंडियन यूनिट के साथ करेंगे। वैसे अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आपका भाई आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देगा। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉइन में गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद द HFE अनबॉक्स गाइस।